वेलकम बैक स्टूडेंट्स। लेट्स टॉक अबाउट एम्पियर सर्किटल लॉ। तो बच्चों 12th फिजिक्स फंडामेंटल में ये जो प्लेलिस्ट जिसमें आप पढ़ रहे हैं बायट सावर्ट लॉ और उसके एप्लीकेशंस को हमने पढ़ लिया। अब नेक्स्ट है एम्पियर सर्किटल लॉ। तो बच्चों एनसीईआरटी अगर आप खोलना चाहते हैं तो खोल सकते हैं। ये कुछ डिटेल्स पे सीधे एनसीईआरटी से ले रहा हूँ। पेज नंबर है 147 और यहाँ से हम डिस्कस करने वाले हैं इसको। There is an alternative and appealing way in which the Biot-Savart law may be expressed और वो है Ampere's circuital law. Consider an open surface with a boundary. Figure 4.14 यहाँ आप देख सकते हैं। Open surface है जिसमें एक boundary है। The surface has current passing through it. इसमें से होकर current जा रही है। डायग्राम कुछ बहुत अच्छी तरह से नहीं बनाया गया, नहीं तो ये क्रॉस करते हुए दिखती है आपको। We consider the boundary to be made up of a number of small line elements. उनसे छोटे-छोटे एलिमेंट से मिलकर बना हुआ माने। Consider one such element of length dl. We take the value of the tangential component of the magnetic field b subscript t at this element and multiply it by the length of that element, that is bt dl, यानी b dot dl. All such products are added together. We consider the limit as the lengths of elements get smaller and their numbers get larger. जैसे कि हम इंटीग्रेट करते हैं। The sum then tends to an integral. Ampere's law states that this integral यानी b dot dl का इंटीग्रेशन अगर हम लेंगे is equal to mu zero times the total current passing through the surface. तो जब बच्चों एक नंबर में सवाल पूछा जाता है स्टेट एम्पियर्स लॉ, तो सिंपली आपको लिखना होता है लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज लाइन इंटीग्रल, और पाथ इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग ए क्लोज लूप इज म्यू जीरो टाइम्स द करंट पासिंग थ्रू दैट लूप और करंट थ्रेडिंग थ्रू दैट लूप। ये लैंग्वेज हम यूज करते हैं। I is the total current through the surface. The integral is taken over the closed loop coinciding with the boundary C of the surface. अच्छा, कुछ बच्चों को अगर इस मोड में प्रॉब्लम है तो बच्चों मैंने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, आप प्रीवियस उसमें क्लासरूम वाली प्लेलिस्ट में चले जाइए। क्लासरूम लेक्चर्स आपको उसमें मिल जाएंगे, या आप मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट वाली प्लेलिस्ट में चले जाइए मेरे चैनल पे, वहां आपको वो लेक्चर मिल जाएंगे अगर आप उसमें कंफर्टेबल है। पर क्योंकि हमें एनसीईआरटी भी वर्ड टू वर्ड इस पे मास्टरी करनी है, तो ये एक्टिविटी या एक्सरसाइज जरूरी हो जाती है, जिससे कि कोई भी फाइन डिटेल छूटे नहीं हमारे हाथ से। सो अगर आई टोटल करंट थ्रू द सरफेस, द इंटीग्रल इज टेकन ओवर द क्लोज लूप कोइंसाइडिंग विद द बाउंड्री सी ऑफ द सरफेस। ठीक है, तो द रिलेशन अबव इन्वॉल्व्स ए साइन कन्वेंशन, यानी इनवर्ड से या आउटवर्ड से। जैसे गॉस लॉ में था, पॉजिटिव चार्ज की वजह से लाइंस बाहर जाती थी तो फ्लक्स पॉजिटिव हम लेते थे, नेगेटिव चार्ज की वजह से अंदर आती थी तो फ्लक्स को नेगेटिव लेते थे। इसी तरह से यहाँ पर भी है। गिवन बाय द राइट हैंड रूल, लेट द फिंगर ऑफ राइट हैंड बी कर्ल्ड इन द सेंस, ये करके देखिए आप अपना राइट हैंड को घुमाएं। The boundary is traversed in the loop integration of b dot dl, then the direction of thumb gives the sense in which the current I is regarded as positive, तो उसको हम positive मानेंगे जिस direction में घुमाने पर। For several application, a much simplified version of equation 4.17a proves sufficient. We shall assume that in such cases it is possible to choose the loop called an Amperian loop, उसको हम कहेंगे। जैसे वहां गॉसियन सरफेस थी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, यहाँ है एम्पीरियन लूप, such that at each point of the loop क्या होगा, either B is tangential to the loop and is a non-zero constant, जीरो नहीं होगा, और B is normal to the loop और B vanishes। ये तीन स्थितियां हो सकती है। Now let L be the length part of the loop for which B is tangential। अगर वो हिस्सा हम कंसिडर करें तो IE be the current enclosed by the loop, तो उस सिचुएशन में इक्वेशन 4.17 रिड्यूस होकर IE से यहाँ रह जाएगा। तो BL, क्योंकि B और L दोनों सेम डायरेक्शन में है, B और B डॉट DL अगर मैं डॉट प्रयोग ओपन करता हूँ बिकॉज दीज आर इन सेम डायरेक्शन, तो क्या होने वाला है आप समझ सकते हैं। यहाँ से मैं इसको लिख कर बता देता हूँ बच्चों, क्योंकि हम क्या कैलकुलेट कर रहे थे, एम्पियर सर्किटल लॉ के हिसाब से हम कैलकुलेट कर रहे थे इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट DL।
जो किसके बराबर था, म्यू जीरो टाइम्स द करंट एनक्लोज्ड, ठीक है, एनक्लोज्ड। तो अभी यहाँ क्या हुआ, बी और डीएल along द सेम डायरेक्शन पैरेलल है, फर्स्ट केस लिया हमने, पैरेलल है, तो डॉट प्रोडक्ट ओपन होगा तो बी डीएल cos जीरो आ जाएगा यहाँ पर, एंड cos जीरो इज 1, और करंट एनक्लोज जो है वो है आई ई के बराबर। तो जब मैं इस इंटीग्रेशन को कंप्लीट करूंगा तो डीएल 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 सारे एलिमेंट्स जुड़कर लेंथ आ जाएगी विच इज एल, so that's why BL equal to mu 0 times IE, जो कि यहाँ लिखा है। When there is a system with a symmetry, जब भी कोई ऐसा सिस्टम होगा जहां पर सिमेट्री होगी, such as for a straight infinite current carrying wire in figure 4.15, वो हम देख सकते हैं फिगर 4.15 में, straight infinite current carrying wire, या मैं दोबारा से आप बना भी सकते हैं। The Ampere's law enables 4.15 कौन सी फिगर है देखते हैं, ये 4.14 है, then here is figure 4.15, इसको मैं घुमा कर अगर लूं तो बात समझ में आएगी कि इसको यहां से उठा लेते हैं हम, और साइमल्टेनियसली हम इसको देख पाएंगे। So this is the situation. फिगर 4.15 यहाँ आप देख रहे हैं, Ampere's law enables an easy evolution of the magnetic field, much the same way Gauss law helps in determination of the electric field. दोनों में सिमेट्री बच्चों, this is exhibited in the example 4.8 below। तो ये जो सॉल्व एग्जांपल 4.8 है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है, इसको हमें समझकर करना है 4.8, और ऐसा का ऐसा आप देखेंगे कि सिमिलर एग्जांपल कहाँ पर मिल जाएगा आपको, सिमिलर एग्जांपल मिल जाएगा बच्चों एग्जांपल 1.13। सो एग्जांपल 1.13 जो है चैप्टर 1 में, वो एग्जैक्टली दोनों सिमेट्रिकल हैं, बिल्कुल सिमेट्रिकल हैं। सो कीप ट्रैक, दोनों को एक साथ करें, मजा आ जाएगा। The boundary of the loop chosen is a circle and magnetic field is tangential to the circumference of the circle। यहाँ पर here is the boundary, और मैग्नेटिक फील्ड जो है करंट कैरिंग कंडक्टर के आसपास टेंजेंशियल है। The law gives for the left hand side of equation 4.17b b into 2 pi r हमें मिल जाएगा, है ना, dl 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 सारे एलिमेंट अगर मैं जोड़ूंगा तो मुझे क्या मिलने वाला है, मुझे 2 pi r मिलने वाला है। Here is the element, this is dl, और dl dl पूरा सम करेंगे तो 2 pi r सर्कमफ्रेंस मिल जाएगी इसकी। So b into 2 pi r, we find that the magnetic field at a distance r outside the wire is tangential and is given by, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी यही होगी जो dl, तो b और dl के बीच में एंगल है 0 डिग्री। b इंटू 2 पाई आर इक्वल टू म्यू 0 आई, सारी की सारी करंट इसके लूप के अंदर से होकर जा रही है, तो b इज म्यू 0 आई अपॉन 2 पाई आर। तो ये फॉर्मूला इस तरह से डिराइव हो गया इनफाइनाइट वायर के लिए इंस्टेंटली, ठीक है। अदरवाइज बायट सावर्ट लॉ लगाते तो बहुत सारा इंटीग्रेशन और कैलकुलस हमें लगानी पड़ती, कैलकुलेशन ज्यादा करनी पड़ती, लेंदी हो जाता। तब वो रिजल्ट फॉर द इनफाइनाइट वायर इज इंटरेस्टिंग फ्रॉम सेवरल पॉइंट्स ऑफ व्यू। तो बच्चों इसको थोड़ा सा हम फाइन डिटेल में चलते हैं। पहला पॉइंट, इट implies that the field at every point on a circle of radius r with the wire along the axis, इसको दिमाग में रखते हुए सोचें, is same in magnitude, यानी यहाँ जितना होगा उतना ही यहाँ होगा, उतना ही यहाँ होगा। इस डायग्राम को अगर मैं बनाऊं मतलब मैं इसमें मॉडिफिकेशन करना चाहूं तो बच्चों मैं इस तरह से बनाना पसंद करूंगा।
here is the circular loop of radius r, और वो जो वायर है वो हम इस तरह से दिखाएंगे। एक तरीका तो ये है कि डॉटेड लाइन वहां आ गई जहां वायर पीछे छुप गया है लूप के, ऐसा कह सकते हैं, या फिर लूप के पार्ट को आधा डॉटेड दिखा देंगे। तो ऐसे कुछ तरीके हो सकते हैं प्रेजेंटेशन के, जिससे कि थोड़ा और क्लैरिटी डायग्राम में आ जाए। The first point is the magnetic field possesses what is called a cylindrical symmetry. अब ऐसे ही अगर एक और लूप में लूंगा तो पूरा सिलेंडर अगर यहाँ पर हम लें, पूरा सिलेंडर, तो एक सिलेंड्रिकल सिमेट्री है वहां पर। The field that normally can depend on three coordinates depends only on one, that is r. सिर्फ r पर ही डिपेंड कर रहा है। Whenever there is a symmetry, the solution simplify. सच है, जहां जहां सिमेट्री है वहां पर सॉल्यूशन इजी हो जाता है। सेकेंड पॉइंट इज द फील्ड डायरेक्शन एट एनी पॉइंट ऑन दिस सर्कल इज टेंजेंशियल टू इट। जिस भी पॉइंट पर आप फील्ड की डायरेक्शन निकालेंगे, जैसे मान लो इस पॉइंट पर निकालनी है तो हमें इस पॉइंट पर टेंजेंट खींचनी होगी, राइट हैंड रूल लगेगा, आई की डायरेक्शन में अंगूठे को रखेंगे राइट हैंड के, तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमको मिल जाएगी। Thus, the lines of constant magnitude of magnetic field form concentric circles, और इसी के बेसिस पर रीजन दिया हमने, लाइंस ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वो बनाती हैं कंसेंट्रिक सर्कल्स। नोटिस नाउ इन फिगर 4.1c द आयरन फाइलिंग्स फ्रॉम फॉर्म कंसेंट्रिक सर्कल्स। ये डायग्राम एनसीईआरटी में आप देख सकते हैं 4.1c, उसमें कंसेंट्रिक सर्कल्स बनते हुए आपको दिखेंगे। 4.1 यानी पहला ही डायग्राम आ गया। 4.5 है, 4.1 का सी पार्ट, ये देखिए, दीज आर द कंसेंट्रिक सर्कल्स, इसकी बात हम कर रहे थे। लेट्स गेट बैक। These lines called magnetic field lines form closed loop। ये डिस्टिंक्शन हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप नहीं बना सकती थी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बना सकती है। दिस इज अनलाइक द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस व्हिच ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्जेस एंड एट नेगेटिव चार्जेस। ये आप अंडरलाइन कर सकते हैं अपनी बुक में। एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए स्ट्रेट वायर प्रोवाइड्स ए थ्योरेटिकल जस्टिफिकेशन टू ओरस्टेड्स एक्सपेरिमेंट। तो इससे हमें थ्योरेटिकल जस्टिफिकेशन भी मिल रहा है, लाइंस कैसी हैं, मैग्नेटिक फील्ड का जो एक्सप्रेशन है वो। तीसरा पॉइंट इसके बारे में, अनदर इंटरेस्टिंग पॉइंट टू नोट is that even though the wire is infinite, the field due to it at a non-zero distance is not infinite. Field infinite नहीं होगा, it tends to blow up only when we come very close to the wire। बहुत पास आएंगे तभी ये बहुत तेजी से बढ़ेगा। The field is directly proportional to the current and inversely proportional to the distance from the infinitely long current source। ये रिलेशन है, तो इसको प्रैक्टिकली समझकर आपको चलना है कि वायर इनफाइनाइट होने के बावजूद इसकी वजह से जो फील्ड है एट ए नॉन जीरो डिस्टेंस, यानी बिल्कुल आप सरफेस पर आ गए उस वायर के, वो इनफाइनाइट नहीं है। हाँ, ये काफी बढ़ जाएगा जब हम बहुत पास आ जाएंगे। हाँ, बिल्कुल वायर के सेंटर पर चले जाएंगे तो वहां कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा, क्योंकि लूप जब आप लेंगे तो लूप को पास होना चाहिए उस पॉइंट पी से
जहां आप मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं तो लूप में से जाने वाली करंट जीरो हो जाएगी। चौथा पॉइंट, देयर एग्जिस्ट a simple rule to determine the direction of magnetic field due to a long wire. This rule called the right hand rule, डायरेक्शन निकालने के लिए। Grasp the wire in your right hand with your extended thumb pointing in the direction of the current. Your fingers will curl around in the direction of magnetic field. उसको हम पहले प्रैक्टिस कर चुके हैं। Ampere circuit law is not new in content from Biot-Savart. Both relate the magnetic field and the current, and both express the same physical consequences of a steady electric current. Ampere's law is to Biot-Savart law what Gauss law is to Coulomb's law. तो ये corresponding relationship हो गई। Both Ampere's and Gauss's law relate a physical quantity on the periphery or boundary, magnetic or electric field, to another physical quantity, namely the source in the interior, या तो करंट या तो चार्ज। एम्पियर्स लॉ में जो रोल करंट प्ले कर रही है वही गॉस लॉ में चार्ज प्ले कर रहा है। We also note that Ampere's circuital law holds for steady currents, DC के लिए काम करेगा, which do not fluctuate with time, क्योंकि उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड में फ्लक्चुएशन आ जाएंगे और AC लेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड एवरेज इफेक्ट कैंसिल हो जाएगा। The following example will help us understand what is meant by the term enclosed current. Enclosed current का क्या मतलब है, ये हम एग्जाम्पल 4.8 में बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। पर मैं इस एग्जाम्पल को यहाँ डिस्कस नहीं कर रहा बच्चों, इसको मैं डिस्कस करूंगा क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस में। हम सीधे बात करते हैं एम्पियर्स लॉ की एप्लीकेशंस की। Note that there are two distinct right-hand rules, one which gives the direction of B on the axis of current, other बच्चों एनसीईआरटी में ऐसी कई डिटेल्स आपको मिलेगी जो आपको ध्यान से पढ़ के समझना है। Other which gives the direction of B for a straight conducting wire. Fingers and thumb play different rules in the two. दोनों अलग-अलग रूल्स को आपको अलग-अलग समझ के चलना है। तो ये तो सॉल्यूशन हो गया, एक ग्राफ हो गया इस क्वेश्चन का। It should be noted that while Ampere circuital law holds for any loop, हर लूप के लिए वैलिड है, it may not always facilitate an evolution of the magnetic field in every case. फिर भी हर केस में इससे आप मैग्नेटिक फील्ड नहीं निकाल सकते हैं। बच्चों इस तरह की जो लैंग्वेज है वो काम आती है असर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस में, तो समझ के चलना है आपको। फॉर एग्जांपल, फॉर द केस ऑफ दिस सर्कुलर लूप डिस्कस्ड इन सेक्शन 4.6, उसको देख लीजिए। इट कैन नॉट बी अप्लाइड टू एक्सटेंड द सिंपल एक्सप्रेशन b इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 2r जो हमने डिराइव करके निकाला था, वो हम एम्पियर्स लॉ से नहीं निकाल पाएंगे फॉर द फील्ड एट द सेंटर ऑफ द लूप। हाउएवर देयर एग्जिस्ट a large number of situations of high symmetry, जहां पर सिमेट्री है, where the law can be conveniently applied. We shall use it in the next section to calculate the magnetic field produced by two commonly used and very useful magnetic systems, एक है सोलेनॉइड, दूसरी है टॉरॉइड। तो बच्चों इसको डिटेल में पढ़ेंगे हम सोलेनॉइड और टॉरॉइड को। उससे पहले हम चलते हैं कंपटीशन वाले पार्ट पे और उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो बच्चों थोड़ा सा इनसाइट इसमें एक्स्ट्रा डिटेल के साथ, एम्पियर सर्किटल लॉ स्टेट्स दैट, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में क्या क्वेश्चंस ले लूंगा, फिर सोलेनॉइड टॉरॉइड भी लेनी है हमको, सोलेनॉइड टॉरॉइड हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर फिर क्वेश्चंस ले लेंगे। States that line integral of magnetic field around any closed path in free space or vacuum is equal to mu 0 times, जैसे कि हमने समझा। This law is suitable for infinite long and symmetrical current distribution. यहाँ अगर हम बात करें तो सिग्मा आई में कौन सी करंट शामिल कर रहे हैं, I1 बाहर आ रही है, I2 अंदर जा रही है, क्रॉस से दिखा है, I3 बाहर आ रही है। तो I1 और I3 दोनों सेम डायरेक्शन में होने से जुड़ गई और I2 माइनस हो गई, तो I1 माइनस I2 प्लस I3, ये लॉजिक है। इसमें थोड़ी सी क्लैरिटी और मैं लाना चाहूंगा। सो एनक्लोज करंट का मीनिंग क्या है वो आप समझ लो। मान लो ये है एक हॉलो पाइप, तो हमारे पास जो कंडक्टर है बच्चों वो एक हॉलो पाइप है जिसमें से होकर करंट फ्लो हो रही है, मेटल का पाइप है। तो इसकी बाउंड्री को मैं ऐसे दिखा देता हूं अंदर डॉटेड लाइन से। तो जो भी करंट है वो इसमें होकर जा रही है। सपोज टोटल करंट flowing through this is I, ये सब मिलाकर डिस्ट्रीब्यूटेड है करंट।
तो टोटल करंट फ्लो हो रही है बच्चों आई। इस पाइप की जो रेडियस है, मीन रेडियस, वो आर है। इंटरनल रेडियस दैट इज आर आई, एंड एक्सटर्नल रेडियस इज आर ई। ऐसा हम मान सकते हैं। डज इट मेक सेंस? आर, ऐसा मान सकते हैं ना। सिंबल ऐसे होने चाहिए, आसानी से समझ में आ जाए। क्लैरिटी के लिए मैं इसको और बड़ा कर देता हूं थोड़ा। सो नाउ if you want to find magnetic field at point P, then the required condition is कि वो जो आप लूप लेने वाले एम्पियरियन लूप, वो इस पॉइंट P से होकर गुजरना चाहिए, लाइक दिस। तो पॉइंट P से होकर गुजरेगा तभी आप पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। तो इस पॉइंट P के लिए जो समेशन सिग्मा आई आप लिखेंगे, टोटल करंट, वो कितनी लिखेंगे? सारी की सारी आई करंट। अगर पॉइंट P इनसाइड द लूप है, यहां है, सॉरी इनसाइड द पाइप है, कितनी डिस्टेंस पर? इतनी डिस्टेंस, दैट इज आर। उसको मैं पहले वाले को R1 मान लेता हूं, दिस इज R1 एंड पॉइंट इज P1। नाउ दिस डिस्टेंस इज R2 एंड पॉइंट इज P2। तो अब सिचुएशन क्या है कि अब जो मैं लूप लूंगा, उस लूप के अंदर से कोई करंट नहीं जा रही, हॉलो पाइप था। तो इस सिचुएशन में जो सिग्मा आई है वो होने वाला है 0। तो इस हॉलो पाइप के अंदर कोई मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करेगा। एम्पियर्स लॉ से हम इसको प्रूव कर सकते हैं या समझा सकते हैं। हाँ, अगर बीच में कहीं चले जाएं आप, यहां तक R3 कोई रेडियस, तो अब थोड़ा सा सोच समझ के आपको काम लेना है। इतना जो हिस्सा है इसका, कि लूप पाइप के अंदर अंदर से होके जाएगा, इतना जो हिस्सा आएगा, इतना जो हिस्सा इधर आएगा, उसमें से जाने वाली करंट वो सिग्मा आई के बराबर होगी। वो आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो वो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? पहले आपको करंट डेंसिटी निकालनी पड़ेगी। थोड़ा सा आसान बनाकर अगर हम इसको समझें, तो मान लीजिए हॉलो की बजाय सॉलिड पाइप है, ऐसे दिखा है, सॉलिड पाइप पूरा का पूरा ठोस रॉड है, रॉड। तो अब करंट का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह का, करंट पूरे वॉल्यूम में होती है, डीसी जो होती है फ्लो पूरे वॉल्यूम में फ्लो होती है, स्टेडी करंट। और एसी जो होती है वो सरफेस पर फ्लो होती है, उसको स्किन इफेक्ट कहते हैं, उसको आगे हम समझेंगे। तो ये पूरी की पूरी रॉड है, और अब पॉइंट यहां है P, और ये है रेडियस R, जबकि इस रॉड की रेडियस है कैपिटल R। टोटल करंट I है, तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, करंट डेंसिटी निकालूंगा बच्चों, J इक्वल टू I अपॉन A। व्हाट इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन? इट इज पाई कैपिटल R स्क्वायर। तो जब मैंने करंट डेंसिटी निकाली, अब मुझे वो करंट चाहिए जो इस लूप के अंदर से होकर जा रही है। तो उस सिग्मा आई को हम क्या लिखेंगे? एम्पियर्स लॉ लगाने के लिए वो जो सिग्मा आई चाहिए, उसको हम लिखेंगे करंट डेंसिटी, यानी करंट पर यूनिट एरिया, इनटू एरिया ऑफ दिस लूप व्हिच इज पाई इनटू स्मॉल r स्क्वायर। यानी वो एक्सप्रेशन हमें क्या मिलेगा? वो हमें मिलेगा आई इंटू पाई से पाई कट जाएगा, ऊपर आएगा छोटे आर का स्क्वायर, नीचे आएगा बड़े आर का स्क्वायर। और यही क्लियर किया गया है सॉल्व एग्जांपल 4.8 में, जो हम डिस्कस करेंगे आगे। आपसे सवाल पूछा जाए कि ये जो टेलीफोन वायर, टेलीफोन लैंडलाइन टेलीफोन की बात कर रहा हूँ, काला सा एक तार होता है, उसको बीच में फाइबर होता है मजबूती के लिए, ग्लास फाइबर, और इसमें तांबे के 2 तार होते हैं बच्चों। छीलोगे तो तांबे के 2 तार चलते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि टेलीफोन लाइन में डीसी आती है बच्चों, यानी ये पॉजिटिव होगा तो ये दूसरा नेगेटिव होगा। एक से करंट आएगी तो दूसरे से करंट जाएगी। तो इसके पास अगर आप कंपास निडल ले जाओ यहाँ पर, तो डिफ्लेक्शन शो नहीं करती। कंपास निडल नॉर्थ दिखा रही तो नॉर्थ ही दिखाती रहेगी, डिफ्लेक्शन में कोई चेंज नहीं होता। बिकॉज रीजन बिहाइंड इसको हम एम्पियर्स लॉ से समझ सकते हैं या समझा सकते हैं। एम्पियर्स लॉ के हिसाब से इसके आसपास किसी भी पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, उसके लिए जब मैं सिग्मा आई लूंगा, तो सिग्मा आई होने वाला है 0, क्योंकि इस लूप से जितनी करंट जा रही है,
एक डायरेक्शन में उतनी ही करंट वापस आ रही है दूसरी डायरेक्शन में, तो नेट करंट क्या हो गई, जीरो हो गई। ठीक वैसे जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जब हम गॉस लॉ लगाते थे तो बच्चों लूप में अगर डाइपोल्स हैं तो जितना चार्ज पॉजिटिव उतना चार्ज नेगेटिव, क्लोज पाथ क्लोज सरफेस में अगर डाइपोल है तो डाइपोल की वजह से नेट फ्लक्स जीरो हो जाता था। तो मैं समझता हूँ आप समझ गए होंगे। सो लेट्स गेट बैक। एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्किट लॉ, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग थिन करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर। ये 2 नंबर में डेरिवेशन आता है बच्चों एग्जाम में, बोर्ड के लिए आप इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। बहुत सिंपल सा डेरिवेशन है जो हमने ऑलरेडी कर लिया है, म्यू 0 अपॉन 2 पाई आर। देन मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग सॉलिड सिलिंड्रिकल कंडक्टर, वो हम निकाल सकते हैं जो भी अभी हमने डिस्कस किया, तो आपको समझ में आ गया होगा। 2 3 1 2 3 3 पॉइंट है अलग अलग। तो बी इनसाइड म्यू 0 आई डैश म्यू 0 आई आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, इनसाइड हो गया म्यू 0 आई आर अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर। तो बी इन इज प्रोपोर्शनल टू आर। जैसे जैसे दूर जाएंगे सेंटर से, रेडियस बढ़ेगी, ज्यादा करंट उसके अंदर आएगी, ज्यादा करंट आएगी तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा। फॉर ए पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर, बिल्कुल एक्सिस पर पहुंच गए अगर आप, आर जीरो हो गया तो जीरो हो जाएगा मैग्नेटिक। फॉर ए पॉइंट ऑन द सरफेस, सरफेस पर पहुंच गए तो फिर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा क्योंकि बी प्रोपोर्शनल टू आर है और मैक्सिमम होगा। फिर उसके बाद बाहर जाएंगे तो फिर घटना शुरू हो जाएगा। तो हम इसको ग्राफिकली दिखा सकते हैं बच्चों। ग्राफिकली इनसाइड द सिलेंडर मैग्नेटिक फील्ड प्रोपोर्शनल टू आर एट द सेंटर जीरो, सरफेस पर स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर, ये मैक्सिमम है, और सरफेस के बाहर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, इसको फॉलो करेगा। म्यू 0 अपॉन 2 पाई आर ये मैक्सिमम, उसके बाद म्यू 0 अपॉन 2 पाई स्मॉल आर, इसको फॉलो करेगा आउटसाइड। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग हॉलो सिलिंड्रिकल कंडक्टर, जो मैंने अभी बात की थी, तो उसके लिए आपको ये थोड़ी सी एक्सरसाइज करनी होगी। एक्सरसाइज करके आप रिजल्ट निकाल सकते हैं जिसमें रेडियस का डिफरेंस, रेडियस के स्क्वायर का डिफरेंस फॉर्मूले में दिखाई दे रहा है। तो ये एक्टिविटी अगर खुद करेंगे तो बेटर है। वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं आप इसको, और फिर खुद से इसको डिराइव करें। मैग्नेटिक फील्ड एट स्पेसिफिक पोजीशंस फॉर थिन हॉलो सिलिंड्रिकल कंडक्टर, वन पोजीशन 1 पे, पोजीशन 2 पर, पोजीशन 3 पर। तो मैग्नेटिक फील्ड कहां पर जीरो है, पॉइंट 1 पर, क्योंकि ये क्या है, ये थिन हॉलो सिलिंड्रिकल कंडक्टर है। करंट तो सारी बाहर है, इसके अंदर तो कोई करंट होगी नहीं, तो अंदर तक मैग्नेटिक फील्ड जीरो, और उसके बाद इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। सरफेस पर, जस्ट सरफेस पर भी नहीं ले सकते हम, थिन है, बहुत हॉलो है, तो जस्ट आउटसाइड द सरफेस मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो ग्राफ में ये चीज रिफ्लेक्ट हो रही, ग्राफ इधर टच नहीं हो रहा है। इसके बाद आता है मैग्नेटोमोटिव फोर्स एमएमएफ, इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल इक्वल टू म्यू 0 टाइम्स सिग्मा आई, फिर बी इक्वल टू म्यू 0 एच, ये एक्स्ट्रा डिटेल है, इसको आप समझ लीजिए। तो अगर मैग्नेटाइजिंग फील्ड, जिसके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का रोल होता है वो तो मैग्नेटिक फील्ड का होता है, पर एक क्वांटिटी और होती है इलेक्ट्राइजेशन वेक्टर या इलेक्ट्राइजेशन फील्ड, उसका जिक्र नहीं किया जाता है, तो वो एच के कोरिस्पॉन्डिंग है बच्चों। ये मैग्नेटाइजिंग फील्ड है, इसकी बात हम आगे करेंगे। तो बी अगर म्यू 0 एच के बराबर है तो म्यू 0 एच इंटू एच डॉट डी एल, बी की जगह वैल्यू रखी हमने, और इंटीग्रेशन ऑफ एच डॉट डी एल इज सिग्मा आई, वो हमें मिलता है, म्यू 0 खत्म हो जाता है। द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड, एच को बोलते हैं मैग्नेटाइजिंग फील्ड, अराउंड एनी क्लोज पाथ इज इक्वल टू नेट करंट क्रॉसिंग थ्रू द एरिया बाउंडेड बाय द क्लोज पाथ। इसी को हम कहते हैं बच्चों मैग्नेटोमोटिव फोर्स। So magnetomotive force is nothing but integration of H dot dl. सॉल्व एग्जांपल आप कर सकते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, फॉर्मूला बेस्ड, समझ में आ रहा है सीधे सीधे। क्या एक्सरसाइज के क्वेश्चन। सो इस लेक्चर को मैं लिमिटेड रख रहा हूँ अप टू थ्योरी, सॉलिनॉइड की बात हम बाद में करेंगे। तो इतना काफी है, फिर मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चंस के साथ, और सॉलिनॉइड टॉरॉइड की बात भी हम करेंगे। टिल देन हैप्पी लर्निंग।